चलिए वंस अगेन आज न्यू चैप्टर चालू होने वाला है। इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। तो आइए हम लोग चलते हैं उस चैप्टर के बारे में लेकर। नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। आप लोग को 2 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, पहले 3 मार्क्स के आते थे, 18 से 2 मार्क्स कर दिए गए हैं। यानी 18 में कुछ आपके सिलेबस में न्यूलाइजेशन किया गया है, जिसके कारण आप लोग को 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ऑप्शनल आएंगे, बहुत ही आसान है। लगभग ये भी 15 से 16 क्लास चलेंगे। इस तरह से वॉइस 15 या 16 क्लास जो भी चलें, उसी तरह से नरेशन भी चलेंगे 15 से 16 क्लास। सबसे पहले जान ली नरेशन। नरेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान लिए नरेशन को। नरेशन का मतलब कथन, स्पीच माने भी कथन, स्टेटमेंट माने भी कथन, डिक्लेरेशन माने भी कथन। यानी नरेशन को और भी नामों से पुकारते हैं, समान शब्द जिसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं नरेशन है क्या। पहले ये जानना जरूरी है नरेशन है क्या। नरेशन है क्या? नरेशन कम्स फ्रॉम ए वर्ड नरेट। नरेट मीन्स टेल, कहना या वर्णन करना, है ना। सबसे पहले जान ली नरेशन है क्या। तो नरेशन कम्स फ्रॉम ए वर्ड दैट इज नरेट। नरेशन नरेट नाम के शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कहना या वर्णन करना। जब हम किसी चीज़ को वर्णन करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो बोलूँगा ना, किसी चीज़ के बारे में तो वर्णन करूँगा। तो जब भी वर्णन करता हूँ तो एक स्टेटमेंट आता है, कम से कम एक कथन जरूर आएगा। कथन का मतलब एक सेंटेंस पूरा जरूर आएगा। तो हम कहें और आपने क्या किया, सुना, तो उसके सेंस को भी जानना है कि नरेशन जो है स्टेटमेंट को ही कहते हैं। कथन जो है, नरेशन जो है स्टेटमेंट ही एक प्रकार का है, लेकिन वह कैसा स्टेटमेंट है? नैरेटेड स्टेटमेंट है, यानी किसी के द्वारा कही गई स्टेटमेंट है। इसलिए नैरेट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। नरेशन इसलिए इसका नाम रखा गया है। यानी नरेशन में कोई भी स्टेटमेंट किसी के द्वारा कहा गया रहेगा, किसी के द्वारा कही हुई बात रहेगी। जैसे मैंने कहा, मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे कहा कि अरे यार आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो किसी और के पास बताया कि भाई सर के पास गए थे पैसे लेने के लिए, सर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो यानी मेरे द्वारा कही गई बात को ही वो एक्सप्रेस किया, तो वही नरेशन है। वही क्या है? नरेशन। यानी समझ गए होंगे आप लोग कि नरेशन कहाँ से आया। नरेशन एक नैरेट नाम के वर्ड से उत्पत्ति हुई है। नैरेट का मतलब होता है कहना, वर्णन करना, व्यक्त करना, यानी किसी भी बात को बोलना, कहना ही नरेशन है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए नरेशन 2 मार्क्स के आप लोग एग्जाम में आएंगे। नरेशन को स्टेटमेंट या स्पीच भी कहेंगे तो आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। यानी कहने का मतलब नैरेट जो करते हैं हम लोग, सीधे सिंपल भाषा में देते हैं, द आर्ट ऑफ नैरेट। इट्स कॉल्ड नरेशन। यानी कहने का जो कला है, वर्णन करने का जो कला है, उसको हम नरेशन कहते हैं। यानी वर्णन करने का कला को नरेशन कहते हैं। ठीक है। अब वर्णन किस प्रकार से करते हैं ये भी जानना है जरूरी, कि वर्णन कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है। उसी से हमारा टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका डिफिनेशन कंप्लीट। डिफिनेशन जो है, द आर्ट ऑफ नैरेट इज कॉल्ड नरेशन। आप पढ़ेंगे, याद हो जाए, द आर्ट ऑफ नैरेट। नैरेट का मतलब वर्णन करना या कहना, ठीक है। यानी कहने की कला को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को नरेशन की चर्चा हुई। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि नैरेट कैसे करते हैं। सपोज मान लिए यार
है ना। देख रहे होंगे आप लोग इस देखिए, अगर मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, मैं मनी कम बच जानते ही हैं आप लोग को वॉइस में, तो इस तरह का मैं फिगर शायद दिया होगा आप लोग को, या जब कहीं भी दिया होगा प्रोनाउन में भी दे सकता हूँ। इसको हम स्पीकर बोलते हैं। मैं मने स्पीकर, बोलने वाला, समझ गए। आप हो तो मैंने मेरी बात सुन रहे हो तो आप लिसनर हो गए हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? बहुत अच्छा। स्पीकर, लिसनर, और ये नहीं है कोई नॉन एक्टिव पर्सन है, यानी स्पीकर मैं हूँ, आप हैं, और नॉन एक्टिव पर्सन। नरेशन क्या है? देखिए, नरेशन का मैं काइंड आपको बता रहा हूँ। मैं नरेट किया, नरेट समझते हैं ना, बोला, कहा, वर्णन किया। मैं बोला आपसे। देखिए, जब मैं आपसे ही बोला तो मैं अपनी जो भी बात, जो भी इच्छा थी, जो भी मेरे अंदर था, वह क्या बोल दिया? डायरेक्ट बोल दिया। जो भी मुझे कहना था, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि भाई जाओ सर के पास पैसे बाकी हैं, सर से लेके आओ। कोई कौन बोला भाई? तो कोई नॉन एक्टिव बोला, मान लीजिए कि सर से पैसे लेके आओ। ठीक है, लेकर चले हैं। ये आ गया मेरे पास। मैंने इससे बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं। मैंने इससे बोला क्या? आई हैव नो मनी। मैंने इससे क्या बोलते हैं? मेरे पास पैसे नहीं। बोला कौन? मैं, यानी बोलने वाला आई सेड, या मेरा नाम बिक्की सेड। ठीक है, मान लीजिए बिक्की सेड। ठीक, मैंने कहा क्या बोला? कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ई जो है इसके पास जाके बोला। अभी क्या बोला? देखिए, जब मैं बोला तो देखिए विक्की सेड आई हैव नो, मैं बोलने वाला मैं हूँ। विक्की सेड आई हैव नो मनी, यानी देख रहे हैं इसके, ये जो मैं बात बोला उस स्टेटमेंट के, उस स्टेटमेंट को मैं घेर दिया हूँ इन्वर्टेड कॉमास से। इन्वर्टेड कॉमास दो तरह के होते हैं, एक सिंगल होते हैं, एक डबल मोड में भी होते हैं। नरेशन में डबल मोड वाले ही इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे, कॉमा नहीं कॉमास बोलिएगा। ठीक है, दोनों तरफ से रहता है, इसलिए कॉमा कभी बोलने का भूल मत करें। इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमास होता है, याद रखिएगा। ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है। मैंने कहा, यानी मैं बोला किससे? लिसनर से, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ई बोला तो डायरेक्ट इसके पास बोला तो डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यानी कहने में नरेशन का एक भाग तो पता चल गया। अब ए जाकर बोला, ई लिसनर है, कोई मान लीजिए राम श्याम जो भी हो, ई जाके बोलता है जो हमरे पास भेजा था। ये क्या बोलता है? विक्की सेड, ओ बोला विक्की सेड that he had no money। ये बोलेगा ना, वो जाकर बोला, डायरेक्ट तोड़ कर बोल दिया कि विक्की ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं, उसके मतलब विक्की के पास पैसे नहीं हैं। तो यही है नरेशन। यानी नरेशन, जब कोई वक्ता अपनी बातों को, जब किसी वक्ता के बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है तो वह नरेशन डायरेक्ट कहलाता है। लेकिन जब वही बात को किसी और के माध्यम से में, यानी लिसनर के शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन है। यानी कहने का मतलब, जब हम कोई बात बोलते हैं तो अगर डायरेक्ट किसी के पास बोल दें तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन जब उसको कोई और बोलता है या उसको श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाए उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यहाँ नरेशन के मैं काइंड्स के बारे में बंटवारा किया है। हाँ, स्पीकर में या बोलने वाला, मैं बोला तो सुनने वाला तो डायरेक्ट हो गया, और मैं बोला लेकिन मैं यहाँ नहीं बोला, मैं यहाँ बोला,
और यहाँ तक मेरी बात पहुँच गई तो ये डायरेक्ट नहीं, यहाँ तक गया तो ये यहाँ तक डायरेक्ट है, यहाँ तक गया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग काइंड्स ऑफ नरेशन चलते हैं। आई टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के प्रकार, काइंड्स एंड टाइप्स है ना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के 2 भेद हैं। पहला का नाम रखा गया है डायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट स्पीच भी बोलेगा तो आप घबराइएगा नहीं। दूसरा का नाम रखा गया इनडायरेक्ट। है ना, इसको हम DN बोलेंगे और इसको IN बोलेंगे, यानी डन इन। क्या बोलेंगे, डन इन। ये है प्रत्यक्ष कथन और ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। मैंने बता दिया कि प्रत्यक्ष कैसे हुआ, जब मैं अपनी बात को, मेरी बात को जब लिसनर अगर डायरेक्ट अगर बोलता है, यानी मेरी बात को अगर एक्सप्रेस किया जाता है मेरे ही शब्दों में, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। मेरी ही बात को मेरे शब्दों में व्यक्त कर करके लिसनर अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो उसको लिसनर का मतलब श्रोता, सुनने वाला, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुंह आया हुआ है, लिप में प्रॉब्लम है। तो देखिए नरेशन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला का नाम डायरेक्ट नरेशन, दूसरा का नाम इनडायरेक्ट नरेशन। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन यानी डन है और इन है। हम बोलेंगे डन को इन में बदलिए तो समझिए डन हम किसको बोले हैं, इसको हम डॉन भी प्यार से बोलते हैं। ठीक है, यानी डॉन को इन कर दो, यानी बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आइए हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। शाम तक बुक जाएगी आप लोग को, क्योंकि सुबह कवर कर लेंगे, शाम 6-7 बजे तक आप लोग को बुक कापी पाठ जाएंगे। आइए डायरेक्ट नरेशन क्या है, यानी प्रत्यक्ष कथन क्या है ना। यानी जब मेरी बातों को मेरे ही शब्दों में व्यक्त किया जाए, यानी कह सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। यानी दोनों में तो मेरा ही स्टेटमेंट रहेगा, स्पीकर का ही स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन शब्द किसका हो ये जानना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा टूटी फूटी भाषा में देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर is expressed in his own words is called a direct narration। सुनिए, कहता है जब स्पीकर की कथनों को, स्पीकर के बातों को एक्सप्रेस्ड किया जाए, माने व्यक्त किया जाए उसी के अपने शब्दों में, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट नरेशन एक वैसा नरेशन है जब मैं वक्ता हूँ और आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो श्रोता हैं, आप क्या है, श्रोता है। यानी जब मेरी बातों को मेरे ही शब्दों में व्यक्त किया जाए, सिंपल भाषा में, जब मेरी बातों को मैं कुछ बोलूँ तो मेरी बातों को मैं जो बोलूँ, मेरा बात जो होगा ना, मेरी बातों को मेरे ही शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए वह डायरेक्ट नरेशन, यही मैं लिखा हूँ। यानी व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड इन हिज ओन वर्ड्स
व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, यानी जब किसी स्पीकर की बातों का, स्पीकर माने वक्ता, बोलने वाले, यानी जब किसी वक्ता के बातों को इज एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया जाता हो इन हिज ओन वर्ड्स, उसी के शब्दों में, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी जब किसी वक्ता के बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो डायरेक्ट बात हुई ना। लेकिन जब किसी वक्ता के बातों को वक्ता के शब्दों में नहीं बल्कि श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाए, श्रोता अपने अनुसार व्यक्त करता हो, तो वह इनडायरेक्ट, यानी जब किसी वक्ता के बातों को वक्ते के ही शब्दों में व्यक्त किया जाए उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी देखिए, जब किसी वक्ता के बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन एक वैसा नरेशन है, यानी फिर से सुन लीजिए, बोल दिए, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, फिर से बोलिए, व्हेन द, साथ में बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड इन हिज ओन वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर माने जब किसी वक्ता के बातों को इज एक्सप्रेस्ड इन हिज ओन वर्ड्स, उसी के शब्दों में एक्सप्रेस्ड किया जाए, उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब सीखते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, नोट भी दे देते पहले। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता माने स्पीकर वक्ता के बातों को इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर में बंद रखते हैं। कहाँ बंद रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमाज में क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज क्या है? देखिए, इसके भीतर बंद रहेगा। यहाँ पे माने वक्ता क्या रहेगा? बात रहेगा। यानी स्पीकर्स स्टेटमेंट कहाँ पे एक रहेगा? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। ये डायरेक्ट नरेशन की सबसे बड़ी पहचान है। एग्जाम्पल देखिए, राधा कहती है मुझसे आई एम रिच। जब भी इन्वर्टेड कॉमा से पैक करते हैं किसी सेंटेंस को तो उसके पहले पार्ट आने वाले सेंटेंस को कॉमा से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पैक करते हैं तो उसके पहले अगर कोई सेंटेंस आता है तो कॉमा से क्या करते हैं? अलग करते हैं। यानी देखिए, यही मैं राधा बोलिए, राधा वक्ता है, राधा की बातों को यहाँ पैक कर दी। यानी ये हो गया, इससे पूरी जो तैयार हुआ स्टेटमेंट वह हो गया डायरेक्ट, यानी राधा की बात को डायरेक्टली मैं पैक कर दिया, डायरेक्ट नरेशन। जैसे आई ऑर्डर्ड हिम मैंने उसे आदेश दिया गो देयर एट वंस, वहाँ तुरंत जाओ। तो मेरी जो बात है, मैं जो उसको बोला, ऑर्डर दिया, तो मेरी बात स्टेटमेंट यहाँ कैच हुआ। तो मेरी बात को देखिए इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पैक कर दिया गया।
यानी कौन नरेशन होगा? डायरेक्ट, यानी मेरी बात को डायरेक्ट व्यक्त किया गया है, उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कौन नरेशन कहते हैं? डायरेक्ट। यानी डायरेक्ट नरेशन में वक्ता की बातों को, डायरेक्ट नरेशन जो रहेगा मेरी बातों को, वक्ता मैं हूँ, मेरी बातों को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पैक कर देंगे तो कौन नरेशन होगा? डायरेक्ट नरेशन। और जान लीजिए डायरेक्ट नरेशन वक्ता पीछे भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं तो आगे ही रहे, पीछे भी रह सकता है। बाद में व्यक्त कर सकते हैं, पहले आई एम रिच और राधा से टू नहीं कर सकते हैं। अब द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट सीखते हैं, माने भाग। डायरेक्ट नरेशन में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्ट्स हैं, किसके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पार्ट्स को जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे पार्ट्स को तो दिक्कतें होंगी कल बनाने में, क्योंकि नरेशन अगर शुरू से उसका जो मेन थ्योरी है, बेसिकली अगर थ्योरी 3-4 दिन तक अगर नहीं पढ़ रहे हैं नरेशन, अगर नहीं पढ़ें तो आपको पूरे नरेशन तकलीफ उठानी पड़ सकती है। अगर नरेशन को बिल्कुल कंप्लीट करना है तो सबसे पहले थ्योरी 3 दिन बिल्कुल प्राइवेट रहेंगे, याद रखिए। प्राइवेट वाले बच्चे देखेंगे, क्योंकि इससे इसलिए देखेंगे प्राइवेट वाले बच्चे, क्योंकि जो सरकारी हैं वो सरकारी पढ़ाई भी करते हैं, वो सरकारी स्कूल बना लेते हैं ना होमवर्क बनाना है, ना वर्ड याद करना है, ना कुछ कहना है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, तो उनका सरकारी है। तो थोड़ा सा उनको नए बनेगा तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा ना, तब सीखेंगे कि हमसे क्यों नहीं बन रहा है, अगला व्यक्ति क्यों बना पा रहा है। और जब तक कुछ कहीं गुड़ नहीं लगाएंगे, कहीं अगर चीनी नहीं डालेंगे तो मिठास नहीं होती है। मिठास बनाने के लिए सबसे पहले उसमें चीनी डालनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग द पार्ट ऑफ नरेशन सीखते हैं, वो भी कौन? डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स कौन कौन हैं ये जानना जरूरी है। तो आइए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आर भी कहते हैं, दुलार से इसको हम राम राम भाईजान बोलते हैं। राम राम भाईजान। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? निर्देशांक क्रिया है, निर्देश करने वाला, कुछ कहने वाला वर्ब है। वर्ब है यानी कहने का मतलब से वर्ब की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? वर्ब की चर्चा होगी। तो आइए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब क्या है जानते हैं। There is a sentence, एक सेंटेंस रहता है या होता है आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, whose verb is called रिपोर्टिंग वर्ब। एनआर भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट में लिख दिए, आर से लिखा रहा है इसलिए एन लगा दिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। आर भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहते। देयर इज ए सेंटेंस, एक वाक्य रहता है आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है। जब भी आप डायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें 2 सेंटेंस या सेंटेंस 2 पार्ट में बटे रहेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमास के भीतर और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। मैं बात कर रहा हूँ देयर इज ए सेंटेंस आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास। पहले देखिए यहाँ मैं हिंदी लिख देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है। यहाँ तक लिखा देयर इज ए सेंटेंस, एक वाक्य रहता है आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है। हुज वर्ब, जिसके वर्ब को आर भी कहते हैं।
आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आरवी का मतलब कौन वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास दिया रहेगा, उसके बाहर एक वाक्य रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या सच में वाक्य रहता है? ऐसे ही राधा सेड आई एम हैप्पी नाउ। देखिए जब भी डायरेक्ट नरेशन के पार्ट को चुनना है, पहले ध्यान दीजिए, हम लोग आरवी सीख रहे हैं। आरवी में कहा गया देयर इज ए सेंटेंस आउटसाइड और द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है। तो क्या ए वाला है बाहर? इन्वर्टेड कॉमास पहले देखिए कौन है, इसको मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमास। ए इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है बुआ, ए नहीं है। मैंने भीतर की नहीं चर्चा किया, बाहर की चर्चा किया। मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है, ये बाहर एक वाक्य, राधा सेड एक वाक्य है ना, छोटा सा वाक्य है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता, उस वाक्य का जो वर्ब आएगा जिससे वो कहेगा कुछ, उस वर्ब को आरवी कहते हैं, उसको ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर हो गया, मैं बाहर की चर्चा की। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है, एक बाहर एक वाक्य है ना बुआ। देखिए इसी के वर्ब को, हुज वर्ब, जिसके वर्ब को आरवी कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट है, एक वर्ब है ना। अब डायरेक्टली पूछते हैं वर्ब कौन है? ए, तो आप ऐसा नहीं बोल दीजिए, ऐसा समझिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अब मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तो ये आरवी का सब्जेक्ट है, आरवी का सब्जेक्ट। पूछेंगे कि अगर आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, तो सर आरवी का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। चलिए यहाँ तक अभी बहुत सारे एग्जाम्पल समझिए पहले। तो आपने समझ गया आरवी क्या है। आरवी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है, उसके वर्ब को आरवी कहते हैं। फिर से बोल दी, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है, उसके वर्ब को क्या बोलते हैं? आरवी कहते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है, उसके वर्ब को आरवी कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। रिया सेज टू मी, रिया मुझसे कहती है, आई एम गोइंग टू पटना। रिया मुझसे कहती है कि मैं पटना जा रही हूँ। यानी दो सेंटेंस, दो पार्ट हैं इसमें। सेंटेंस का दो पार्ट हैं, एक देखिए यहाँ है और एक देखिए यहाँ है। मैंने आप लोग को कहा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है। कौन वाक्य है भाई? रिया सेज टू मी, रिया ने मुझसे कही। और इसी के वर्ब, तो बताइए वर्ब ए है या ए है या ए है या ए है? सब लोग बोलेंगे सर सेज है। बिल्कुल, यही आरवी है। यही क्या है? आरवी। आरवी का सब्जेक्ट कौन है? तो क्या बोलिएगा? बिल्कुल गलत। आरवी का सब्जेक्ट रिया है, ये आरवी का क्या है? सब्जेक्ट है। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें आया हुआ है मी है। यानी आरवी, अब पूछूं मैं, सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आरवी कौन टेंस में है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? तो सेज लगा हुआ है। सेज प्रेजेंट में यूज होता है, क्योंकि मैंने जब टेंस पढ़ा रहा था उसी से बोला था आप लोग को, टेंस का जादू वॉइस कमाल, तब होगी नरेशन में धमाल। अगर टेंस ठीक है तो वॉइस बहुत अच्छा होगा, नरेशन तो गर्दा मच जाएगा। क्या होगा? गर्दा मच जाएगा। याद रखिए यही बात। अगर कंपटीशन में थोड़ा सा इसको एक्सटेंडर खाली बना देते हैं और कुछ नहीं करते, 5-6 दिन क्लास एक्स्ट्रा चलता है, इसी बेस से ही एक्सटेंडर थोड़ा सा कर दिया जाता है और कुछ होता नहीं। तो हम लोग को समय के अनुसार भी चलना है, क्योंकि कोरोना काल है। अगर यही कोरोना काल नहीं रहता तो स्टैंडर्ड ही चलता है, बहुत स्टैंडर्ड। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए भी, आप लोग को सिलेबस को भी देखते हुए, दोनों तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और इतना भी तेज़ भी नहीं भागें कि ताकि आपके समझ से बाहर हो जाए। नहीं, आपको सिखाना भी है, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरेटिकल माइंड और माइंड पावर बनाना भी है। यहाँ तक कंप्लीट। अभी बहुत लोगों को मन में लग रहा सर ये क्या है, तभी रहने तो दीजिए, वो भी मिलेगा। कौन टेंस में है? आरवी प्रेजेंट टेंस। ये सब पूछेंगे, आगे काम देगा ये सब। ममता प्रेड, ममता प्रार्थना की कहल भाई कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ममता का प्रार्थना है। देख, दो स्टेटमेंट है, एक ममता प्रेड और दूसरा है
मे ही गेट वेल सोन, है ना। अभी डायरेक्ट नरेशन में है कि ममता की बात को यहाँ डायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया है। अब जानना है कि इसमें आरवी कौन है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ये भीतर हो गया, बाहर यहाँ है, ठीक है, बाहर यहाँ है बुआ, तो इसके भर को, इसके भर कौन है, प्रेड, यानी आरवी हो गया। आरवी का सब्जेक्ट ममता, आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं आया है। आरवी कौन टेंस में है बुआ, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में है। बिल्कुल बिल्कुल गलत, पास्ट में है, प्रेड लगा हुआ है बुआ, संभल कर। हम जो बोलते हैं वही बोलते हैं, पीछे से गलती करेंगे ना, अपना ही माथा लगाइए। अभी अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बोल देते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलने वाले थे। चलिए देखिए तीसरा है सी इज अबाउट टू डाई, सी टोल्ड मी। यहाँ भी देखिए दो तरह के पार्ट हैं, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक है सी इज अबाउट टू डाई और एक है सी टोल्ड मी। अब पकड़ना है कि आरवी है कौन। सबसे पहले जानना है कि आरवी का क्या महत्व था, क्या बोला था। मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक बार होता है, तो यहाँ देखिए ए भीतर में है, बाहर देखिए यहाँ है, इन्वर्टेड कॉमास से मुक्त देखिए ये है ना, यानी आरवी वाले पार्ट उधर चल गया है। ऐसा रह सकता है, इसलिए दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो वो पार्ट इधर ही आएगा, मेन पार्ट जो है शुरू में ही रहता है, ठीक है। यानी सी से टू मी, यहाँ सॉरी टोल्ड है, आरवी हो गया, आरवी का सब्जेक्ट सी, आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, आरवी पास्ट टेंस में टोल्ड लगा हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट। यानी कैसे भी रहे हमारा अब जान चुके हैं कि आरवी को पकड़ लेना है। आरवी को पकड़ने का तरीका क्या, इन्वर्टेड कॉमा से मुक्त रहेगा, उसी में एक भर्ब आएगा, वह क्या होगा। यानी कथन को जो एक्सप्रेस किया है, जिसने बोला है, सी टोल्ड, सी उसने कहा है मुझे, वो क्या बोली है भाई, तो कोई है व्यक्ति या ही लगा दीजिए, एक ही व्यक्ति को मारिएगा तो ठीक नहीं, ही हो गया, ही कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह कही मुझसे कि वह मरने वाला है। आपने आरवी को देखा है ना। अब पार्ट 2 में चलते हैं। अभी अभी नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट को देख रहे हैं आप लोग। पार्ट 1 में आप लोग आरवी को देख रहे हैं, अभी जो है आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आर एस बोलते हैं दुलार से, ठीक है। इसका मतलब होता है निर्देशांक कथन। या निर्देशित कथन, जो निर्देश में व्यक्त किया गया हो उसको कहते हैं निर्देशांक कथन या निर्देशित कथन, ठीक है। यानी ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, देखिए यहाँ इसमें भी सेम डिफिनेशन है। देयर इज अ सेंटेंस, एक वाक्य रहता है, इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, दैट सेंटेंस। यहाँ स्पष्ट किए, दो बार सेंटेंस लिखकर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट इज कॉल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने स्पष्ट किया कि उसी सेंटेंस को जोड़ डालने के लिए दोबारा सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। यानी देयर इज सेंटेंस इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, दैट सेंटेंस या दैट सेम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एन आर एस। आर एस का मतलब सॉरी आर एस है रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर एक वाक्य रहता है, उसी वाक्य को आर एस कहते हैं। आर एस का मतलब समझ रहे हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच।
आर एस रिपोर्टेड सेंटेंस भी बोल सकते हैं, स्पीच भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपने आर भी जब पढ़ा तो उसमें आर भी भर्ब की चर्चा हुई थी। मैंने भर्ब का मतलब कोई एक सिंगल वर्ड को कैच करना था, और बाकी जो उसके जो पार्ट्स थे और भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे दोनों मिलाकर वो रिपोर्टिंग भर्ब के पार्ट्स थे। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कोई एक पूरे सेंटेंस की चर्चा होगी, कोई पूरा स्टेटमेंट की चर्चा होगी, यानी सिंगल में नहीं होगा। ठीक है, सिंगल में नहीं, पूरे सेंटेंस को बोला जा रहा है, यानी जो भीतर है उसको पूरा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज टू मी आई एम इल, राम बोलता है मुझसे कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में कि देयर इज ए सेंटेंस, एक वाक्य रहता है इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। तो ई भीतर है या ई भीतर, ये पूरा भीतर ये वाला है ना, तो इसको ही पूरे सेंटेंस को आर एस बोलते हैं। और इधर तो पहचान में कि ये आर भी है, ये आर भी का सब्जेक्ट है, ये आर भी का ऑब्जेक्ट है। यानी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो भी आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। कौन स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आने वाले पार्ट्स को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद रखिएगा, आर एस किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आने वाले पार्ट्स को, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आने वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे? आर एस कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आर भी क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, और आर एस इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। देखिए यहाँ रिया आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग, है ना, रिया ने पूछी तुम क्या कर रहे हो। तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, ये जो भीतर वाले पार्ट है यही आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है आराम से। और ए जो हुआ आर भी है, और ये आर भी का सब्जेक्ट है। आर भी रिपोर्टिंग वर्ब है, एक शब्द में रहेगा वर्ब। आर एस एक सेंटेंस में है, आर एस है ना, सेंटेंस में रहे पूरे कथन इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। लिखिए इसको, आर भी आर एस ध्यान दीजिएगा। इससे आर भी आउट, आर एस इन हो गया, माने आर भी आउट, माने आर भी आउट रहता है। आउट माने समझते हैं, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, आउट माने बाहर। आर भी आउट और आर एस इन, आर भी आउट आर एस इन। फिर से बोलिए, आर भी आउट आर एस इन, आर भी आउट आर एस इन, आर भी आउट आर एस इन। याद रहेंगे, आर भी आउट, आर भी आउट मतलब समझे राहुल वर्मा, राहुल वर्मा नहीं, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, और आर एस रिपोर्टेड स्पीच। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। सोमवार को अब